हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और ये चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट सेमेस्टर का, लेक्चर नंबर 1। और ये पूरा वन शॉट में ये कवर कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो सिलेबस क्या है। ये एक तो है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी देख लेते हैं, और ये 11th-12th में भी पढ़े थे बायोलॉजी में, तो ये थोड़ा चैप्टर इजी जाने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखेंगे, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ प्रोसेस देखेंगे, होम्योस्टेसिस क्या होता है वो देखेंगे, बेसिक एनाटॉमी टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये देखो, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी लिखा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एचएपी। इसका डेफिनेशन क्या है। डिफाइन एज इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमी, और फंक्शन मतलब फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी अभी देखा, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना ऑर्गन्स की, जैसे हिस्टोलॉजी है एग्जाम्पल, टिश्यू के बारे में पढ़ना, तो ये एग्जाम्पल है एनाटॉमी का। और फिजियोलॉजी देख लेते क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस, किसके ऑर्गन्स के फंक्शंस देखने ह्यूमन बॉडी के, जैसे न्यूरोफिजियोलॉजी मतलब स्टडी अबाउट न्यूरॉन्स। अब देखते हैं एनाटॉमी किसका और फिजियोलॉजी किसका, हार्ट का देखते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों। तो हार्ट क्या है, हार्ट का एनाटॉमी जैसे एट्रियम हो गया, वेंट्रिकल्स हो गए, अयोटा हो गया। और फिजियोलॉजी मतलब ब्लड सर्कुलेशन और एक्सचेंज डीऑक्सीजनेटेड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो फिजियोलॉजी, ये हार्ट का काम क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन और एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, मतलब वो पंप करता है ना, तो वो काम हो गया फिजियोलॉजी। और हार्ट क्या है, ये एनाटॉमी में एट्रियम आ गया, वेंट्रिकल आ गया, अयोटा आ गया। तो ये सब उसके एनाटॉमी और ये उसके फंक्शंस है। ठीक है, अब देखते स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का स्कोप क्या है। इट इज अबाउट व्हाट वी कैन डू फ्रॉम एनाटॉमी, और फिजियोलॉजी से क्या क्या कर सकते हैं वो स्कोप देख लेते हैं। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अ बॉडी पार्ट्स कर सकते हैं। फिर पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ सच एज टेम्परेचर, पीएच, बेसिक नीड्स, ये सब पैरामीटर से। फिर पैथोलॉजी ऑफ डिसीज कर सकते हैं। फिर सर्जरी टेक्निक, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, स्कोप है। जैसे हिस्टोलॉजी क्या, स्टडी अबाउट टिश्यू, तो ये सब किया जा सकता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से। ठीक है, सिंपल है, आप देख सकते हो। फिर इसमें क्या है, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते क्या, ह्यूमन बॉडी इज अ 6 लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट। ठीक है, 6 लेवल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर मतलब कैसे, पहले तो केमिकल लेवल होता है, मॉलिक्यूलर लेवल से क्या बना, सेलुलर लेवल, फिर उससे बना टिश्यू लेवल, फिर उससे बना ऑर्गन लेवल, फिर उससे और ऑर्गन सिस्टम लेवल जिसको सिस्टम लेवल भी बोलते हैं, फिर वहां से बना ऑर्गन ऑर्गेनिज्म पूरा बना, ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, ऑर्गेनिज्म बना, फिर पूरी बॉडी कंप्लीट हुई। फिर नेक्स्ट है, फिर ये अभी पूरा डिटेल पढ़ते हैं, ये जो भी जितना भी है इस सब का पूरा एक एक से डिटेल पढ़ते हैं इस सब का। तो पहला आता है मॉलिक्यूलर केमिकल लेवल। इट क्या है, इट इज अ मोस्ट बेसिक लेवल, अभी देखा था सबसे स्टार्टिंग में। टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर फॉर्म अ सेल्स। ठीक है, एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब केमिकल्स से क्या बना, सेल बना कंबाइन करके। फिर सेलुलर लेवल क्या है, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लेवल ऑफ बॉडी, दैट इज सेल टू और मोर सेल्स क्या करेंगे, ज्वाइन करके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। ये डेफिनेशन टिश्यू का हम लोग ने 11th में भी देखा था बायोलॉजी में। फिर नेक्स्ट है tissue tissue level, these are the group of cells which works together to form a particular function, example skin। तो स्किन भी एक टिश्यू है, तो स्किन भी क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर, जैसे एग्जांपल है स्किन। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना दिए, टिश्यू बना दिए। तो जैसे नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ये सब मस्कुलर टिश्यू भी हो गया, ऐसे सब आएंगे एग्जांपल। फिर ऑर्गन लेवल क्या, इन दिस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन। ठीक है, तो टू परफॉर्म ए प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया। तो ऑर्गन लेवल के बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बना रहे।
और फिर सिस्टम लेवल, सिस्टम ऑर्गन सिस्टम लेवल का बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम फॉर्म करे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। फिर ऑर्गेनिज्म लेवल, मतलब ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलके पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना रहे। इट इज अ हाईएस्ट लेवल एंड अ कंप्लीट बॉडी मेड अप विथ कंबाइन ऑफ ऑल द सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर सब मिला के क्या बना, एक ऑर्गेनिज्म बना, ह्यूमन बॉडी एग्जांपल। ठीक है। फिर है बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम क्या है, जैसे देख, अ सिस्टम इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच कंबाइंस टू फॉर्म अ प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है। दीज आर होल टोटल कितना 11 सिस्टम्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल। कौन कौन से, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिससे इसमें स्किन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, स्किन। फिर मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब आ जाएंगे। पूरे 11 प्रोसेस आते हैं बॉडी सिस्टम में। फिर है नर्वस सिस्टम। नर्व अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल देख लेते, दो तीन लाइन देखते क्या है। नर्वस सिस्टम क्या, कोऑर्डिनेट ऑल द एक्शंस ऑफ द बॉडी, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन एंड ऑल्सो फॉर ऑल सिग्नलिंग। ठीक है, तो ये सब आते हैं। एक तो सिग्नल, ये सब जितना रिस्पॉन्सिबल है सिग्नलिंग, वो नर्वस सिस्टम में आता है। जितने भी ये कितने भी एक्शन है बॉडी के, कौन सा कोऑर्डिनेट करता है, नर्वस सिस्टम करता है। जो भी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस है। ठीक है। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का डेफिनेशन आप कमेंट में बताना क्या है। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इट इज इन्वॉल्व द रेस्पिरेशन, जैसे O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, बॉडी के साथ। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, जिसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी एंड दैट्स वाई इट्स ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हार्ट हो गया, ऑर्गन कौन से, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आते हैं। क्या करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं ब्लड का। फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, तो इसमें माउथ आ गया, स्टमक, इंटेस्टाइन आ गया। फिर ये यूरिनरी सिस्टम क्या है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड ऑल्सो रिमूव द वेस्ट। ठीक है, जैसे यूरिया, हमारे में क्या है, यूरिया। किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और भी आते हैं। फिर इसमें आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑर्गन कौन कौन से इन्वॉल्व है, टेस्टिस, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, ये सब है। फिर ये इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सोक्राइन सिस्टम। क्यों क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंटेन स्किन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो कंटेन ग्लैंड्स, जैसे स्किन हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गया, स्वेट हो गया, तो ये सब इंटेग्रोमेट्री सिस्टम में आते हैं और स्किन कंटेन करते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो कंटेन ग्लैंड्स, इसके लिए एक्सोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। फिर मस्कुलर सिस्टम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स थ्रू मसल्स। ठीक है, मसल्स के थ्रू मूवमेंट करना, तो ये पूरा मस्कुलर सिस्टम में आ गया, मसल का इन्वॉल्वमेंट। फिर है स्केलेटल सिस्टम, इट कंटेन बोन्स विच मेंटेन स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अवर बॉडी, तो इसमें बोन्स आते हैं जो स्ट्रक्चर क्या करते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अवर बॉडी, जैसे स्कल्स, रिब्स, फीमर, थाई बोन। फिर आते हैं फिर लिम्फेटिक सिस्टम पे आते हैं, ऑल्सो नोन एज इम्यून सिस्टम। इट डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट अ पैथोजन दैट मे हार्म द बॉडी। ठीक है, तो ये डिफेंस सिस्टम में काम आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। फिर दिस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स दैट कैरी अ क्लियर फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। तो ये सिस्टम में कौन सा एक लिक्विड पाया जाता है, क्लियर फ्लूइड, जिसको लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, लिम्फ। आगे है एंडोक्राइन सिस्टम, अ सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स विच हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है।
विच हेल्प्स इन अ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, जैसे T3 T4 हार्मोन हो गया, ये सब और भी हार्मोन से, ठीक है। जैसे बेसिक लाइफ प्रोसेस, अब बेसिक लाइफ प्रोसेस कौन कौन से, नॉन लिविंग से जो अलग करता है लिविंग को, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ, सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सम स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस। कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म करते प्रोसेस, मैकेनिज्म, ये रिस्पॉन्सिवनेस, मेटाबॉलिज्म आएगा इधर, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ये सब आते हैं। तो पहले आते हैं मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है वो देख लेते हैं। इट इज द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन द बॉडी, मतलब जितने भी केमिकल्स बॉडी के अंदर हो रहे, प्रोसेसेस हो रहे, रिएक्शंस हो रही है, तो वो किसके अंदर आते हैं, ये इसमें मेटाबॉलिज्म में आता है। तो कौन कौन से, एक तो कैटाबॉलिज्म होंगे और एक एनाबॉलिज्म, दो तरीके के हैं। कैटाबॉलिज्म मतलब वो रिएक्शन जिसमें कुछ चीजें टूट रही हो, और एनाबॉलिज्म मतलब कुछ चीजें बन रही हो, तो बिल्डिंग और ब्रेकिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, ये सब ये जुड़े हुए यहाँ से यहाँ टूट रहे, तो ये हो गया कैटाबॉलिज्म, और जो टूटे हुए यहाँ से बन रहे, तो ये हो गया एनाबॉलिज्म। रिस्पॉन्सिवनेस देखते क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंज, जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है एक्सटर्नली, तो उससे रिस्पॉन्स करना, वो रिस्पॉन्सिवनेस है। जैसे कोल्ड, सेंसिटिविटी। फिर है मूवमेंट, तीसरा है मूवमेंट, इट इंक्लूड्स मोशन ऑफ द होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन्स। तो मूवमेंट में आता है कि मोशन करना, बॉडी का मूवमेंट होना, ठीक है। फिर है ग्रोथ, इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द बॉडी साइज, मतलब ग्रोथ करना, एक एक ऑर्गन का साइज बढ़ना, तो ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी ऑर्गन, तो ग्रोथ कहलाता है। फिर डिफ्रेंसिएशन क्या है, इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम अनस्पेशलाइज टू स्पेशलाइज, मतलब जैसे पहले स्टेम सेल्स होते थे, फिर उससे ऑर्गन बनते, तो एक अनडिफ्रेंशिएशन सेल से डिफ्रेंशिएशन मतलब स्पेशलाइज हो जाना, वो डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। जैसे स्टेम सेल क्या जनरेट कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। फिर रिप्रोडक्शन, इट इज रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग, जैसे फीटस हो गया, ठीक है। फिर है रेस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द सेल्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो ये एनवायरनमेंट और सेल्स के बीच में O2 और CO2 का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। फिर डाइजेशन अभी देखा, डिग्रेडेशन ऑफ द फूड of and large molecule and also responsible for absorption of nutrient into the blood. फिर excretion है, it is a process of removal of waste product from the body, जैसे एग्जांपल यूरिनेशन। फिर डेफिकेशन भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर होम्योस्टेसिस मतलब अंदर के एनवायरनमेंट को, बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना, सेम कांस्टेंट स्टेट को मेंटेन करके रखना, होम्योस्टेसिस कहलाता है, ठीक है। ग्रीक वर्ड से आया है, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। फिर इट इज मीन स्टेइंग द सेम, मतलब इट कंडीशन व्हेन द इंटरनल एनवायरनमेंट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट इज अ कंडीशन दैट मे वेरी बट रिमेन्स रिलेटिव कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर देख सकते हो बॉडी, जैसे एग्जांपल है बॉडी टेम्परेचर 37, तो बर्ड्स और मैमल्स ये कर सकते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स। एग्जांपल क्या है, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये दो अपने बॉडी को ये मेंटेन कर सकते हैं टेम्परेचर, एक्सटर्नल चाहे कुछ भी हो, ठीक है। फिर है होम्योस्टेसिस कंट्रोल मैकेनिज्म, कैसे ऑल द बॉडी ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, दिस कोऑर्डिनेशन मेनली कंट्रोल बाय न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम भी है और इसमें एंडोक्राइन सिस्टम भी है, दोनों इन्वॉल्व कोऑर्डिनेट करके होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं। तो तीन टाइप के देखेंगे, अब कैसे करके रखते हैं तो देखते हैं। रिसेप्टर है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंसर विच रिसीव चेंजेस और स्टिमुलाई, जो भी रिसेप्टर पहले रिसीव करेगा, फिर कंट्रोल सेंटर ये क्या रिसीव करके स्टिमुलाई को फ्रॉम रिसेप्टर और उसको एनालाइज करेगा। फिर इफेक्टर क्या है, फिर वो सिग्नल फीडबैक, इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी रिसीव करके एनालाइज किया, फिर इसमें सिग्नल वापस से इफेक्टर के पास पहुंचाएंगे, ऑर्गन के पास पहुंचाएंगे, फिर वो एक्शन लेगा पर्टिकुलर।
फिर if this any changes takes place in the internal environment, then feedback mechanisms take back into the its constant state or in homeostasis. इट इज़ ऑफ टू टाइप, दो तरीके के फीडबैक मैकेनिज्म है, एक तो पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म मतलब जो भी इफेक्टर ऑर्गन के पास सिग्नल जाएगा वो इंक्रीज कराने का जाएगा, और नेगेटिव का मतलब डिक्रीज, नेगेटिव फीडबैक कर रहा है। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या है, यूज टू इंक्रीज, ठीक है। व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट देन इट ट्राई टू बैक इनटू द नॉर्मल सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग इट, ठीक है, इंक्रीज करने का काम कर रहा है जो भी डिक्रीज हुआ है। फिर है जैसे एग्जांपल था पहले का, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन विच इंक्रीजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस टू हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। तो जैसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन, चाइल्ड बर्थ के समय जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है चाइल्ड वो पार्चुरेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन विच इंक्रीजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। फिर नेगेटिव फीडबैक में क्या आता है, यूज टू डिक्रीज, जैसे व्हेन एनीथिंग इज इंक्रीज इन अवर इंटरनल एनवायरनमेंट देन दिस सिस्टम ट्राई टू बैक इनटू द ये डिक्रीजिंग इट, जो भी इंक्रीज हो गया उसको डिक्रीज करके नॉर्मलाइज करेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे एग्जांपल है फीवर, ये फीवर टेम्परेचर बढ़ गया तो स्किन का हीट बढ़ गया, तो इससे हाइपोथैलेमस के पास मैसेज आएगा, सीएनएस सिग्नल जाएगा, फिर वो क्या करेगा, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर को एक्टिवेट करेगा, फिर वो स्टिमुलेट करेगा स्वेट ग्लैंड को, फिर स्वेटिंग इंक्रीज होके ये कूलिंग इफेक्ट मिलेगा बॉडी को जिससे टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो जो इंक्रीज था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। फिर बेसिक एनाटॉमी, एनाटोमिकल, अभी एनाटॉमी से रिलेटेड कौन कौन से टर्म है देखते हैं। जैसे डायरेक्शनल टर्म, सेक्शनल प्लेन जिसको प्लेन ऑफ द बॉडी, और बॉडी कैविटीज देखेंगे। तो डायरेक्शनल टर्म कौन कौन से होते हैं, जैसे ऊपर के पार्ट को, हेड वाले पार्ट को अपर पार्ट बोलेंगे, इंफीरियर मतलब नीचे वाले लेग्स वाले पार्ट को लोअर पार्ट बोलेंगे, एंटीरियर मतलब फ्रंट वाला, जिधर चेस्ट है उधर फ्रंट वाले को एंटीरियर पार्ट बोलेंगे, और पोस्टीरियर मतलब बैक वाला, पीठ के साइड, बैक साइड, उसको पोस्टीरियर एंड बोलेंगे। फिर है सेक्शनल प्लेन, क्या है, ये सब प्लेन्स है। जैसे सेजिटल प्लेन, ये क्या होता है, जैसे बॉडी है दो पार्ट में, लेफ्ट और राइट में बांट, ठीक है, लेफ्ट और राइट में, ये उसको सेजिटल प्लेन बोलते हैं। ट्रांसफर मतलब बॉडी को ऐसे जो ऊपर और नीचे दो पार्ट में डिवाइड करें, और कोरोनल प्लेन मतलब बॉडी को साइड से ऐसे काटे, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड करें साइड से, ठीक है, ऐसे साइड से काटेंगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर। फिर लास्ट है बॉडी कैविटी, जिसमें तीन कैविटी आती, थोरैसिक कैविटी, डॉर्सल कैविटी और एब्डोमिनल, जिसको पेल्विक कैविटी भी बोलते हैं। तो यहाँ तक था लेक्चर, थैंक यू। तो इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, वन शॉट था, ये पहला चैप्टर था यूनिट 1 का। तो थैंक यू सो मच, बाय।